हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने औद्योगिकरण का असर अर्थात प्रभाव देखा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों को पूरा करें। पहला है, भारत की पूर्वी तटीय प्रदेश में हुगली और विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश हैं, जबकि पश्चिम तटीय प्रदेश में पुणे और मुंबई औद्योगिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन दंतेवाड़ा खदानों से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम पहुंचाने के लिए बनी है। मोटर गाड़ी उद्योग भारत के मुंबई, पुणे और हुगली औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, कौन कौन से खनिज तथा खनिज ऊर्जा के स्रोत महत्वपूर्ण हैं? खनिज ऊर्जा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज आदि। प्रश्न दूसरा है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है? लौह अयस्क। उत्तर है लौह अयस्क। तीसरा है, स्वतंत्रता के बाद पहला खनिज संबंधित कानून किस उद्देश्य से बना था? स्वतंत्रता के बाद देश का पहला खनिज संबंधित कानून 1952 में बना, जिसका मुख्य उद्देश्य खदान मजदूरों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य और अन्य हितों की रक्षा करना था। प्रश्न चौथा, कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली? उत्तर है, विदेशी कंपनियों को 1993 में उत्खनन के लिए अनुमति मिली। उसके बाद 1994, 1999 और 2008 में खनिज कानूनों में संशोधन किए गए ताकि विदेशी कंपनियों और निजी निवेशक कंपनी से भारतीय खनन उद्योग में उत्खनन कर सके। प्रश्न पांचवा, किस प्रकार के उद्योग कच्चा माल के स्रोतों के पास लगाए जाते हैं और किस तरह के उद्योग बाजार में लगाए जाते हैं? उत्तर, लोहा, एल्यूमीनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर जैसे भारी अयस्क वाले उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास लगाए जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र उद्योग जैसे कम वजनी उद्योग जिससे परिवहन व्यय कम होता है, बाजार समीप लगाया जाता है। अगला प्रश्न है छठवां, उद्योग स्थापित करने में बैंकों की क्या भूमिका है? उद्योग स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पूंजी की होती है। पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए बैंक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बैंकों के द्वारा किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध हो जाती है। बैंक उद्योग स्थापित करने हेतु रियायती ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराते हैं। इससे उद्योग लगाने वालों को पूंजी एकत्र करने में परेशानी नहीं होती है। अगला प्रश्न सातवां, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए सरकार को ही क्यों पूंजी लगानी पड़ती है? साधारणतः उद्योगपति विकसित क्षेत्रों में ही उद्योग लगाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं तथा अपना माल बेचने के लिए उन्हें बाजार भी उपलब्ध हो जाता है। परंतु पिछड़े क्षेत्रों में कोई भी उद्योगपति बाजार लगाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां उद्योग लगाना नहीं चाहता क्योंकि वहां उद्योग लगाकर उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। इसलिए सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए पूंजी लगानी पड़ती है, ताकि वहां पर उद्योग स्थापित हो तथा वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। इससे वहां का भी विकास होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न, पनबिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? पनबिजली का निर्माण जल से किया जाता है।
पहला है ये। दूसरा है यह ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है। तीसरा, इससे पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है। चौथापन, बिजली के लिए बने बड़े बांध से बहुमूल्य वन और खेतिहर जमीन डूब जाती है। ताप बिजली। ताप बिजली का निर्माण कोयले से किया जाता है। यह ऊर्जा का अनवीकृत स्रोत है। इससे पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। ताप बिजली के लिए बने वन नष्ट हो जाते हैं। ताप बिजली के लिए बड़े बड़े खदानों की बहुमूल्य वन नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्खनन से आप किस प्रकार के पर्यावरण दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनका क्या निदान है? दुष्परिणाम। उत्खनन से निम्न प्रकार के पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला, जंगल नष्ट हो रहे हैं जिसका प्रभाव मानसून चक्र पर पड़ रहा है, जिससे मानव जीवन और उसके क्रियाकलाप प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, मृदा क्षरण और भूस्खलन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तीसरा, उत्खनन के कारण वायु शुद्धिकरण की क्षमता पर बुरा असर हुआ है। पांचवा, खनन और खनिज शोधन के लिए खनिज स्थानीय जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। निदान। उत्खनन से होने वाले पर्यावरणीय दुष्परिणाम को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, खनन के बाद पुनः नवीकरणीय तभी संभव है जब वहाँ अधिकाधिक घास, पेड़ पौधे और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। दूसरा, नियमों कानूनों को कड़ाई से पालन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरा, खनन क्षेत्रों में किए गए पौधारोपण की देखभाल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर की जानी चाहिए ताकि वृक्षारोपण कार्य सार्थक हो तथा जंगल का पुनः नवीकरण हो सके। अगला प्रश्न, उत्खनन से स्थानीय समुदायों को कम से कम हानि हो और उनको इसका लाभ भी मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर, जब किसी क्षेत्र में खनन होता है तो उससे सर्वाधिक हानि उस स्थान पर रहने वाले स्थानीय लोगों को होती है। खनन से स्थानीय समुदायों को कम से कम हानि हो, इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, जहां खनन हो रहा है वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों की सहमति से ही खनन किया जाए। दूसरा, उत्खनन कार्य में स्थानीय समुदायों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाया जाए ताकि उन्हें आजीविका का संकट उत्पन्न न हो। तीसरा, स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा का संतुलन बनाए रखा जाए। चौथा, स्थानीय लोगों की सुविधाओं से वंचित किया जाए। इसके लिए खनन क्षेत्रों में एक कोष की स्थापना हो जिसमें शुल्क के समान उससे कुछ कम राशि कंपनियां जमा करें और इस राशि से प्रत्येक परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाए। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाए। अगला प्रश्न है, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। पहला, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, इसके लिए सरकार को
उत्खनन कार्य में निजी कंपनियों के प्रवेश पर सतर्क रहना चाहिए। खनन कार्य में सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए। जहां निजी पूंजी निवेश का अनुपात 50% से कम रहना चाहिए ताकि नियंत्रण सरकार के हाथ में रहे। दूसरा, यह सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक खनन न करें। तीसरा, खनन के पट्टे को प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए नीलाम किया जाना चाहिए ताकि राज्य को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। चौथा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खनन कार्य में रोजगार स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो। पांचवा, जहां खनन हो रहा है वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों की सहमति से ही खनन कार्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 12वां, उत्खनन के लिए जरूरी तकनीकी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें राष्ट्रीय हितों को क्या खतरा हो सकता है? उत्तर है, उत्खनन के लिए जरूरी तकनीकी और पूंजी उपलब्ध कराने के लिए विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वह अपने साथ नई तकनीकी ला सकती है जिससे वातावरण का कम से कम हनन हो। इसके लिए सरकार उदारीकरण की प्रक्रिया अपना सकती है ताकि विदेशी कंपनियां देश में पूंजी व तकनीकी निवेश करने की तरफ आकर्षित हों। परंतु इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि इससे राष्ट्रीय हितों को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह कंपनियां यहाँ से पैसा कमाकर विदेश ले जा सकती हैं, यहाँ का वातावरण खराब कर सकती हैं और प्रदूषण को बढ़ा सकती हैं, जिससे हमारे राष्ट्र को तथा यहाँ की रहने वालों को हानि हो सकती है। अगला प्रश्न, विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश देने से क्या लाभ और हानि हो सकती है? विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश करने देने से निम्न लाभ व हानियां हो सकती हैं। पहला है, सरकार के पास खनन क्षेत्र में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। यह कमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से पूरी हो जाती है क्योंकि इसके पास विशाल पूंजी है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पूंजी के साथ साथ खनन के आधुनिकतम तकनीकी उपलब्ध है। उनके आने से देश में आधुनिक तकनीकी प्राप्त हो सकती है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से खनिजों का उचित आकलन एवं दोहन कर पाना संभव है। चौथा है, निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पूंजी निवेश एवं उत्खनन से खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। हानि, पहला हानि में बहुराष्ट्रीय कंपनियां चूंकि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से देश में पूंजी लगाती हैं, इस कारण वे पर्यावरण मानकों एवं स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर उत्खनन नहीं करते हैं। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा, उत्पादन का लाभ सरकार को नहीं बल्कि कंपनियों को होगा। चौथा, अयस्कों की कीमत बहुत कम होती है, अतः शुल्क के रूप में सरकार को उचित आय नहीं होती है। देश के संसाधनों का लाभ विदेशी कंपनियां ले जाती हैं। अगला प्रश्न 14, भारत में जिन जिलों
में खनिज संपदा सर्वाधिक है, वहीं हमारे देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं और वे सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों है? आपके विचार में ऐसा क्यों है? उत्तर, भारत में खनिज उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं जहां जंगल अधिक हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर गरीब और आदिवासी लोग रहते हैं। इनकी आजीविका का साधन कृषि एवं वन ही होते हैं। जब इन क्षेत्रों में खनिज का पता चलता है तो खनन प्रक्रिया में इनके आजीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं। इन गरीब लोगों को उनकी जमीन के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। खनन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी भूमि पूर्व की तरह उपयोग के लायक नहीं रह जाती है। इस कारण इन गरीब लोगों को वहां के खनिजों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न, पिछले 50 वर्षों में उद्योग विकसित देशों से विकासशील देशों में क्यों पलायन कर गए? उदाहरण द्वारा समझाइए। विकसित देशों में सैकड़ों सालों से प्राकृतिक स्रोतों का दोहन चल रहा था, जिस कारण वह विकसित हो गए थे, परंतु अब वहां के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं। इसलिए उद्योग विकासशील देशों की तरफ जा रहे हैं। वहां पर प्राकृतिक स्रोत अत्यधिक मात्रा में तथा सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही वहां पर श्रमिक भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं तथा उनके बने हुए उत्पाद बेचने के लिए बाजार भी मौजूद है। उदाहरण के लिए भारत तथा चीन जैसे विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उद्योग स्थापित कर लिए तथा अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हट जाते हैं? उत्तर है, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर होते हैं। इसका कारण यह है कि एक सीमा के पश्चात भूमि, परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी इत्यादि महंगे होने लगते हैं। मजदूरों की हड़तालें होने लगती हैं। शुरू में तो सरकारें टैक्स माफी का लालच देकर कंपनियों को आकर्षित करती है, परंतु बाद में उद्योगों पर टैक्स लगा देती है, जिससे उद्योगों को नुकसान होने लगता है। इस कारण यह उद्योग अन्य क्षेत्रों की तलाश में लग जाते हैं जहां पर इन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस कारण उद्योग अस्थिर होते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी और बाजार निर्माण में क्या संबंध है? बाजार लोगों की क्रय शक्ति पर निर्भर रहते हैं। जहां लोगों के पास पर्याप्त आय के साधन हैं, वे बाजार से अधिक चीजें खरीदेंगे। लेकिन अगर लोगों के पास आय कम है तो खरीदारी भी कम होगी। भारत जैसे देशों में जहां लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे या उसके निकट है, ऐसे लोगों की खरीदने की शक्ति बहुत सीमित है। यदि यहाँ मजदूरों को उचित या अच्छा वेतन मिलता है तो उसे
उससे अच्छे बाजार का निर्माण भी संभव है, क्योंकि वे मजदूर ही ग्राहक हो सकते हैं। इन देशों में उद्योग केवल मध्यम वर्ग को खरीदने की क्षमता पर निर्भर है। इस कारण इन देशों में बाजार कम विकसित व सीमित है। जिन देशों में लोगों के पास उचित आजीविका के साधन हैं और पर्याप्त आय है, वहाँ बाजार में अधिक खपत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों के विकास के लिए सबको उचित मजदूरी मिले। यदि सबको उचित मजदूरी मिलेगी तो उसी से बाजार का निर्माण होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मजदूरी और बाजार निर्माण एक दूसरे पर निर्भर है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।